हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। सॉरी फॉर 2 दिन वीडियो नहीं आई थी, इसलिए आगे से टाइम पे आएंगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 17 हकीम टूम। बेटा आर्यन इस सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को फील करो। अगर तुम किसी दुश्मन के सामने हो तो उस पर कोई रहम मत करना, कभी झुकना मत। इंसान बस एक स्वॉर्ड की तरह है। भावेश जी ये कहते हुए आर्यन को मुकाबलों का कुछ तजुर्बा सिखाना चाहते थे। उनकी बात समझते हुए आर्यन बड़े अदब से कहता है, जी दादाजी। उस फॉर्मेशन से एक और स्वॉर्ड निकलती है जिसका निशाना भूपेंद्र था। जिसे अपनी ओर आता देख भूपेंद्र नीचे कूद जाते हैं और वो स्वॉर्ड सीधा जाकर उस सफ़ेद भालू से टकराती हैं, जिसके टकराने के तुरंत बाद उस भालू की मृत्यु हो जाती है और चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। उस धूल के गुबार की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जिसे देख उन छुपे दोनों आदमियों में से एक बोलता है, चंद्रेश क्लान के लीडर कहाँ है? वो दिखाई ही नहीं दे रहे। वहीं भूपेंद्र के साथ आया एक एल्डर जो इस वक्त नीचे पड़ा हुआ था, अपने क्लान लीडर को ना देख चिल्लाता है, क्लान लीडर आप ठीक तो है ना? फिर कुछ देर बाद जब धूल छंटती है तो वह भूपेंद्र चंद्रेश नीचे पड़ा था। उसे देख कोई ये नहीं बता सकता कि वो जिंदा था या फिर मर गया था। वहीं उसकी ये हालत देख उन्हीं छिपे आदमियों में से एक ने फिर से कहा, भावेश जी को डर नहीं है क्या? अगर चंद्रेश क्लान और भट्ट क्लान ने मिलकर उन पर हमला कर दिया तो? वहीं उनसे काफी दूर रॉयल हॉल की बालकोनी में खड़े वासुदेव जी ने कहा, भावेश जी को डर नहीं है क्या? अगर चंद्रेश क्लान और भट्ट क्लान ने मिलकर उन पर हमला कर दिया तो? वहीं उनसे काफी दूर रॉयल हॉल की बालकोनी में खड़े वासुदेव जी ने कहा, सच में इस बार सिंह क्लान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। उसकी बात सुन बगल में खड़ी मिस माया कहती हैं, सही कहा आपने भावेश जी ने अपने पोते को बचाने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इन सभी लोगों की बातों से अनजान भावेश जी गुस्से में लेकिन एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं, अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी ने मेरे पोते को छूने की भी कोशिश की, मैं उसके शरीर से उसकी रूह को भी निकाल कर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसकी बातें सुन फिर से उन्हीं छिपे आदमियों में से एक ने कहा, सच में ये भावेश तो बहुत निर्दय है। मुझे लगता है सिंह क्लान से उलझना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। भूपेंद्र को अपने कंधों पर रख दो एल्डर्स में से एक एल्डर भावेश जी की ओर देखते हुए उनसे कहता है, भावेश जी हम इसका बदला तुम लोगों से जरूर लेकर रहेंगे, बस इंतजार करो। इतना कह वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद भावेश जी उड़ते हुए नीचे आते हैं। तब तक आर्यन भी स्वॉर्ड टॉवर से नीचे आ गया था। उतरने के कुछ देर बाद भावेश जी खांसते हुए खून थूकने लगते हैं, जिसे देख आर्यन उनके पास आता है और उनकी इतनी बुरी हालत देख वो उनसे पूछता है, दादाजी आप ठीक तो हैं ना? दादाजी ठीक है, दादाजी ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा। असल में स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की वजह से भावेश जी की काफ़ी हद तक एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और पहले से ही वो घायल थे, जिसकी वजह से उनकी हालत बद से बदतर हो गई। इसी बीच वहां पर सिंह क्लान के सारे एल्डर्स आ जाते हैं। फिर आर्यन के थर्ड अंकल भागते हुए अपने पिता के पास आता है और फिक्र करते हुए उसने कहा, पिताजी। वो आगे कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी दादाजी ने उसे बीच में ही टोकते हुए बिना किसी भाव के कहा, मैं ठीक हूँ। तभी ग्रेट एल्डर भी आगे बढ़कर कहता है, क्लान लीडर आपने तो पूर्वजों की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर एक ही वार में चंद्रेश क्लान के सारे लोगों को घायल कर दिया। ये सच में काबिले तारीफ की बात है। तुरंत अपने भाव बदल अपनी उंगली आर्यन की ओर करते हुए कहता है, परंतु तुमने सोचा है अब आगे क्या होगा? उसकी ये बातें सुन अब आर्यन थोड़ा मायूस सा दिखने लगता है, क्योंकि उसे पता था ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता, ये सब भी नहीं होता। फिर ग्रेट एल्डर थर्ड अंकल की ओर आंखों ही आंखों से कुछ कहने का इशारा करता है, जिसे समझ थर्ड अंकल झिझकते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। इतना कह वो रुक जाते हैं, जिसे रुकता देख दादाजी कहते हैं, कहो क्या कहना है? मुझे आशा है पिताजी अब क्लान के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे, वरना जिस तरह चंद्रेश क्लान हमें धमकी देकर गया है, अब वो मार्शल सीक्रेट मेथड्स भी लेकर नहीं मानेंगे, क्योंकि अब सब कुछ उलझ गया है। इसके अलावा अब चंद्रेश और भट्ट क्लान हमारे सिंह क्लान के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। आपने सोचा है कि हम दो बड़े क्लानों से एक साथ कैसे निपटेंगे? अपने बेटे की ये बातें सुन दादाजी ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं आर्यन को उन्हें सौंप दूं?
दादाजी की बात सुन थर्ड अंकल ने कहा, मुझे पता है आर्यन आपका प्यारा पोता है, लेकिन इस प्यार के चलते आपने क्लान को संकट में डाल दिया है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया क्या पिताजी? थर्ड अंकल की ये जली कटी बातें सुन दादाजी खांसते हुए गुस्से में खींचकर उसको एक गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फिर कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने थोड़ा मायूस होते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है माइकल, तुम आज तक सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट से अब तक अनजान क्यों रहे? क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। मेरे सिंह क्लान को स्वॉर्ड ब्लड लाइन विरासत में मिली हुई है, पर तुम अभी तक उस पर खरे नहीं उतरे हो। तुम में से कोई भी खरा नहीं उतरा है। फिर सभी एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, और तुम लोगों को क्या लगता है अगर मैंने आर्यन और मार्शल सीक्रेट मेथड्स को उनके हवाले कर दिया तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे? ये तुम लोगों की गलत फहमी है। बीमारी की जड़ वो लोग नहीं है जो हमें इतनी आसानी से परेशान कर रहे हैं, बल्कि हमारे क्लान के आज के हालात है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। फिर दादाजी जोर जोर से खांसने लगते हैं। उसे वापस खांसते देख आर्यन फिक्र भरी आवाज में कहता है, दादाजी अब आप गुस्सा मत करो, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। उसकी बात सुन दादाजी ने कहा, बेटा मैं ठीक हूं, पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर स्वॉर्ड के बारे में तुम्हें गहराई से जानना है तो तुम्हें पहले एक स्वॉर्ड की तरह ढलना होगा, फिर जाकर तुम एक स्वॉर्ड का सही मतलब जान पाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम जो मुकाम हासिल करना चाहते हो उसे भूल जाओ। बेटा इस सच्चाई के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। आर्यन ने भी पूरे दिल से दादाजी की बात समझ उनसे कहा, जी दादाजी, मैं इन बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। फिर दादाजी ने उससे कहा, चलो अब चलते हैं। आर्यन दादाजी को पकड़ सहारा देने लगता है और फिर वो लोग माइकल के बगल से निकलते हुए जाने लगते हैं, जिसे देख दादाजी माइकल से कहते हैं, माइकल अगर चंद्रेश क्लान ने हमारे ऊपर हमला किया तो ये बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी खून की बूंद तक उनसे लड़ेगा। मैं किसी को भी सिंह क्लान से चारा बनाकर अपने लोगों को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर दादाजी और आर्यन वहां से साथ में आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते दादाजी सोच रहे थे, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आर्यन को उतना सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा। दादाजी फिर सोचते सोचते रुकते हैं और आर्यन से कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है हमारा टियनवू साम्राज्य इस धरती के दक्षिणी भाग में है। यहाँ बहुत सारे क्लान और कबीले हैं। एक बड़ा और ताकतवर कबीला किसी बादल की तरह होता है। जब तक तुम्हारे पास क्षमता है तब तक तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। आर्यन अपने हाथ जोड़ दादाजी रिस्पेक्ट के साथ कहता है, जी दादाजी आप फिक्र ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। दादाजी भी उसके कंधों पर हाथ रख गर्व भरी आवाज में कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। दादाजी की बात सुन आर्यन थोड़ा इमोशनल होते हुए सोचने लगता है, सच में दादाजी से ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। फिर वो दोनों वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रात के वक्त आर्यन अपने कमरे में बैठा होता है और वो सोच रहा था, मार्शल रियल्म के बढ़ने से ही एक इंसान और ज्यादा ताकतवर होता है। मुझे भी अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ानी होगी जिससे मैं अपना रियल्म बढ़ा सकूं। परंतु अभी दादाजी के घाव, आलिया का पॉइजन, उनको ठीक करना भी बेहद जरूरी है। फिर उसे अपनी पोटली दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ बेरियल प्लेस, वहाँ जरूर किसी ना किसी बड़े हकीम की टूम होगी। इतना कह वो तुरंत बेरियल प्लेस पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो चारों ओर देखने लगता है पर अमीरा को वहां ना देख वो चिल्लाने लगता है, सिनिया सिनिया आप कहाँ है? परंतु कोई जवाब ना पाकर वो सोचने लगता है, मैंने पहले भी सोचा था इस बारे में कि सिनिया यहाँ रहती किधर है, परंतु मुझे अभी तक नहीं पता लगा। चलो छोड़ो मुझे, क्या मैं तो यहाँ किसी हकीम की टूम देखने आया था, उसी को देखने चलते हैं। इतना सोच आर्यन वहां से उड़ते हुए किसी हकीम की टूम ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक पोर्टल जैसे दिखने वाले दरवाजे में घुसता है। जब वो उस दरवाजे से बाहर निकल देखता है तो वहां बहुत सारी गॉड्स टूम थी, जिन्हें एक नज़र देखने के बाद वो किसी हकीम की टूम को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उन सभी टूम के बीच उसे एक हकीम की टूम दिखाई देती है, जिसे देख आर्यन खुश होते हुए कहता है, ये तो एक हेवनली रेल्म के हकीम की टूम है जिसकी सॉल अब नष्ट हो चुकी है। वाकई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब मैं आसानी से इसको रिफाइन कर सकता हूँ। फिर वो उस टूम को रिफाइन करने लगता है।
क्या आर्यन टूम को रिफाइन कर अपना मार्शल रियल्म बढ़ा पाएगा? क्या आर्यन उस हकीम की पावर्स ले दादाजी और आलिया को ठीक कर पाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोज। चैप्टर 18 गॉड टेम्पल। वहीं दूसरी ओर चंद्रेश क्लान के एक मकान से कुछ टूटने फूटने की आवाजें आ रही थी। फिर गुस्से में एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। क्या भूपेंद्र चंद्रेश को सिंह क्लान के भावेश सिंह ने हरा दिया? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान के एल्डर लुक का चंद्रेश की थी, जो थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी दाएं तरफ की आंख पर एक काली पट्टी लगी हुई थी, जिसका सीधा मतलब था उसकी दाएं तरफ की आंख फूटी हुई थी। इस वक्त वो गुस्से में एक बूढ़े आदमी पर चिल्ला रहा था। फिर उसे गुस्से में देख वो बूढ़ा आदमी शांत कराते हुए कहता है, हम क्या करते? भावेश सिंह ने अचानक से पासा पलटते हुए अपने पूर्वजों की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से उसके पास अपार शक्तियां आ गई। उसकी बातें सुन लुक का चंद्रेश कहता है, क्या पूर्वजों की फॉर्मेशन? इस हिसाब से तो लगता है चंद्रेश क्लान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें अब भट्ट क्लान की मदद लेनी ही पड़ेगी। फिर वो उस बूढ़े आदमी को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ जल्दी से किसी को लीजा चंद्रेश को बुलाने भेजो और उसे बोलना कि सिंह क्लान से बदला लेना है। वहीं दूसरी तरफ बेरियल प्लेस में इन बातों से अनजान आर्यन अब तक वो टूम रिफाइन कर चुका था, जिसे रिफाइन करने के बाद उसके पास अब हकीमों वाला ज्ञान और काबिलियत आ गई थी। अब वो बड़े आराम से पिल रिफाइन कर सकता था। फिर वो कुछ सोचने लगता है, अब मैं आलिया और दादाजी को ठीक कर सकता हूं, परंतु मुझे उसके लिए पहले कुछ जड़ी बूटियां चाहिए जो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, और एक हाई ग्रेड फनेस भी चाहिए। फिर थोड़ा और सोचते हुए कहता है, फनेस तो मुझे रॉयल हॉल में भी मिल जाएगा, परंतु जड़ी बूटियों के लिए मुझे फॉरेस्ट माउंटेन्स में जाना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वहां जोर जोर से बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं, भूकंप से धरती कांपने लगती है और चारों ओर आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जिसे महसूस कर आर्यन भागते हुए बाहर आता है और वहीं दादाजी और सारे एल्डर्स भी बाहर आते हैं। इस वक्त उनसे कुछ दूर जंगलों में एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा था। ये सारी शक्तियां उसी ओर से महसूस हो रही थी। वो पहाड़ आज ही वहां अचानक प्रकट हुआ था, जिसे देख माया कहती हैं, जो वसुदेव के साथ रॉयल हॉल की बालकनी में खड़ी थी। पूर्वजों ने सही कहा था गॉड टेम्पल के प्रकट होने के बारे में। वहीं दूसरी ओर माइकल अंकल आर्यन को समझाते हुए कहते हैं, पूर्वजों ने कहा था हजारों सालों पहले एक एंशंट गॉड था, जिसके पास ऐसे ही कुछ पवित्र स्थान थे। वो पवित्र स्थान हर 100 साल में एक बार प्रकट होते हैं। माइकल अंकल की बात सुन आर्यन हैरानी भरी आवाज में कहता है, एंशंट गॉड? वहीं दूसरी तरफ माया ने वसुदेव से कहा, गॉड टेम्पल के बारे में एक अफवाह है, वहां बहुत सारे हाई लेवल हथियार और बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां छुपी हुई है। वहीं माइकल अंकल भी आर्यन को ये सब बातें बताते हुए आगे कहते हैं, गॉड टेम्पल के प्रकट होने से रोमानिया शहर में जल्द ही एक तूफान आने वाला है, क्योंकि उन खजानों को पाने के लिए अलग अलग क्लानों और कबीलों से लोग इकट्ठा होने वाले हैं, और जो कुछ छुपे हुए शक्तिशाली लोग हैं वो भी वहां देखे जा सकते हैं। आर्यन तो सब बातों को इग्नोर कर बस रेयर जड़ी बूटियों के बारे में सोच रहा था। अगर वो रेयर जड़ी बूटियों मुझे मिल जाए तो मैं उनसे दादाजी और आलिया का इलाज कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रॉयल हॉल की बालकनी में खड़े वासुदेव जी ने कहा, गॉड टेम्पल का प्रकट होना एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन वहां सारे बड़े क्लानों के शक्तिशाली लोग आने वाले हैं। माइकल अंकल ने भी आर्यन को समझाते हुए कहा, मुझ डर है अब तक तो पूरे टियनवू साम्राज्य के छोटे बड़े सभी क्लानों ने वहां जाना चालू भी कर दिया होगा। तभी वह उस गॉड टेम्पल वाले पहाड़ पर किसी जानवर का एक विशालकाय पंजा लावा भरी नदी की जमीन से टकराता है। वो इतनी जोर से टकराता है कि उसकी शक्तियों की लहर को महसूस करते हुए माइकल अंकल एक कदम पीछे हट जाते हैं। वहीं उन शक्तियों की लहर को महसूस करते हुए आर्यन ने मन ही मन कहा, अगर मैं उस लावा भरी नदी की फायर को अवशोषित कर लूँ तो इससे मेरी निर्वाणा टेक्निक को काफी फायदा होगा, परंतु इससे पहले मुझे वो रेयर जड़ी बूटियां भी ढूंढनी पड़ेंगी। यह मौका मेरे लिए कुछ ऐसा होगा जैसे एक तीर से दो पक्षियों का शिकार कर लेना। वहीं दूसरी ओर रॉयल हॉल की बालकनी में खड़े वासुदेव जी ने माया से कहा, अब हमें ज्यादा देर ना करते हुए निकलना चाहिए।
फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उनसे दूर कहीं एक मकान में खड़ा एक अनजान लड़का गॉड टेम्पल को देखते हुए अपने सैनिकों को बुलाता है जो काला रंग का लिबादा ओढ़े हुए उसके पास आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में खड़ी आलिया आर्यन से कहती हैं, भाई आपको कौन सा पैटर्न बनाना है? हाँ, इस वक्त आर्यन अपने घर आ चुका था और उसे गॉड टेम्पल जाना था, इसलिए उसके जाने के बाद आलिया को कुछ ना हो जाए उसने आलिया के शरीर पर पैटर्न बनाने की बात की थी। फिर आलिया की बात का जवाब देते हुए आर्यन ने अपने हाथ पर उभरा और पैटर्न दिखाते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, इस पैटर्न की वजह से तुम अपने शरीर में फैलते हुए पॉइजन को कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि ये और पैटर्न है ये एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ये तुम्हारे शरीर में फैले पॉइजन को एब्जॉर्ब कर उसे फैलने से रोकेगा। फिर आर्यन आलिया को बैठाकर उसकी पीठ पर पैटर्न पेन से और पैटर्न बनाने लगता है। उस पैटर्न को बनाने के बाद उसने कहा, आलिया अब तुम पैटर्न पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उसकी बात सुन आलिया अपना ध्यान पैटर्न पर केंद्रित करने लगती हैं। कुछ देर ऐसे ही उस पैटर्न पर ध्यान देने के बाद उसके पेट पर दाएं ओर और पैटर्न उभर आता है, जिसे महसूस कर आलिया बहुत खुश हो जाती हैं। आलिया को इतना खुश देख वो उससे कहता है, अभी एक पैटर्न और है, ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न। इतना कह वो उस पैटर्न को भी आलिया की पीठ पर बनाने लगता है। इस पैटर्न को बनाने में काफ़ी समय लगता है, जिसके बनने के बाद आलिया लगभग बेहोश होने वाली थी, क्योंकि इन पैटर्न के बनने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर आर्यन उसे कंधे से सहारा देते हुए कहता है, आलिया क्या तुम ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न को यूज़ कर सकती हो जिससे तुम अपने शरीर में फैले पॉइजन को स्थिर कर सको? आलिया हाँ में सिर हिलाकर बैठ जाती हैं। फिर वो ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न का यूज़ करती है। आर्यन भी उसे गाइड करने लगता है जिससे वो आसानी से पैटर्न को यूज़ कर सकें। आलिया भी अपने भाई की गाइडेंस फॉलो करते हुए पैटर्न यूज़ करती रहती है, जिसके बाद उसके शरीर की सारी नसों में हरे रंग की नसें उभरने लगती हैं। ये हरा रंग कुछ और नहीं बल्कि पॉइजन था जो उसकी नसों से बहते हुए एक जगह जमा हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही पॉइजन को स्थिर करने के बाद उसके शरीर पर ब्लड पैटर्न उभरता हुआ नजर आता है। फिर कुछ पल ही बाद उसके पेट के बाएं ओर ब्लड पैटर्न पूरी तरह उभरा हुआ नजर आने लगता है। फिर आलिया की आंख खुलती हैं और वो खुशी से उछलते हुए आर्यन के गले लग जाती हैं और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो गले लगे लगे ही कहती हैं, शुक्रिया भाई। उसे इतना इमोशनल होते देख आर्यन उसके सिर पर हाथ रखता है और उससे कहता है, आलिया मुझे कुछ दिन के लिए फॉरेस्ट माउंटेन्स में जाना है, वहां से कुछ जड़ी बूटियां लानी है। वो उससे गॉड टेम्पल वाले पहाड़ पर जाने की बात छुपा लेता है। फिर वो उसे एक टेक्निक देते हुए बोलता है, आलिया ये एक सुप्रीम गॉड टेक्निक है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। आलिया भी खुशी खुशी उसे लेते हुए कहती हैं, जी भाई मैं मन लगा कर इसे प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद आर्यन वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद रात के वक्त गॉड टेम्पल वाले पहाड़ की ओर जाते कुछ लोग और जंगली जानवर दिखाई देते हैं। वो सभी इस वक्त भागते हुए उस ओर जा रहे थे जिन्हें दूर से छिपकर एक कम उम्र का लड़का देख रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। उन सभी को देखते हुए आर्यन कहता है, गॉड टेम्पल प्रकट होने की वजह से बहुत सारे लोगों और जंगली जानवर का ध्यान उसी पर है, इसलिए मुझे हर एक कदम संभाल कर रखना होगा। फिर वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ी रास्ते से गुजरता है जहां चलते चलते उसे रास्ते पर एक चमकती हुई जड़ी बूटी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए कहता है, ये तो 9 स्टार पर्पल ऑर्किड जड़ी बूटी है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिल भी जाए तो कम से कम 10,000 क्रिस्टल स्टोन देने पड़ेंगे, जो एक बहुत ज्यादा रकम है। इतना कह वो अपनी एक पुरानी सी किताब निकालता है जो उसे उसी हकीम गॉड की टूम से मिली थी। फिर उस किताब को खोल उसमें कुछ ढूंढते हुए 9 स्टार पर्पल ऑर्किड के बारे में पढ़ने लगता है। 9 स्टार पर्पल ऑर्किड ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो धरती, आसमान, चांद और सूरज से शक्तियों को एब्जॉर्ब करती है, और अगर कोई इसे प्यूरिफाई कर ले तो ये उसकी सॉल की ताकत को बढ़ा देगी। इस जड़ी बूटी की सारी जानकारी लेने के बाद आर्यन उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो उसे तोड़ने वाला होता है तभी वहां धरती कांपने लगती है। एक बहुत ही खतरनाक शक्ति सबको अप्रोच करते हुए महसूस होती है। ये शक्ति आसमान की ओर से आ रही थी। वहां आसमान में एक विशालकाय गरुड़ पक्षी जोर जोर से चिंगारते हुए नजर आता है, जिसे देख वहां मौजूद कुछ लड़कों का ग्रुप घबराते और अटकते हुए कहते हैं, उन लोगों ने पहले ऐसे किसी पक्षी को नहीं देखा था। ये क्या बला है, इसने तो पूरे आसमान को ढक रखा है।
उनसे किसी अलग पहाड़ी रास्ते पर कुछ बूढ़े लोग भी उसी पक्षी की ओर देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये तो एक प्राचीन पक्षी है जो अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हमारे पूर्वज बताते थे गॉड और डीमंस के पास एक ऐसा पक्षी होता था जो अपने पंख फैला ले तो सारे आसमान को ढक ले। उसके पंख फैलाने से सारे बादल कहीं छुप जाते थे। आखिर ये गरुड़ पक्षी है क्या और कहाँ से आया है? क्या इस गरुड़ पक्षी के आ जाने से सबके ऊपर खतरा मंडराने वाला है? ये होगा कुछ और आखिर क्या होगा? इस कहानी का अंजाम जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।